नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और दमदार कविता के सफर पर निकलने वाले हैं। इसे लिखा था W.H. ऑडेन ने, मशहूर कवि W.B. येट्स की याद में। और यकीन मानिए, ये कविता हमें कला के असली मकसद के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कविता की पहली ही लाइन देखिए, वह सर्दियों के अंत में गायब हो गया। एक लाइन और बस माहौल एकदम सर्द और उदास हो जाता है। जरा उस वक्त के बारे में सोचिए। साल है 1939, महीना जनवरी का। यूरोप पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और इसी उथल-पुथल के बीच एक महान लेखक ऑडेन दूसरे महान लेखक येट्स के जाने का गम मना रहे हैं। मतलब एक तरफ एक निजी दुख है और दूसरी तरफ पूरी दुनिया एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है। देखिए, इस कविता को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक यात्रा की तरह देखना। ये 3 अलग-अलग हिस्सों में बटी हुई है और हर हिस्सा हमें एक ठंडी, बेपरवाह हकीकत से उठाकर एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश तक ले जाता है। तो इस यात्रा के 3 पड़ाव हैं। पहला हिस्सा एक तरह की कोल्ड फैक्चुअल रिपोर्ट जैसा है, दूसरा हिस्सा उस कवि के लिए एक श्रद्धांजलि है, एक यूलोजी, और तीसरा वो एक धीमी लेकिन मजबूत चाल है जो हमें आगे का रास्ता दिखाती है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, एक ठंडी रिपोर्ट। ये तस्वीर है एक ऐसी दुनिया की जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑडेन जिस तरह से येट्स की मौत का दिन बताते हैं वो बात गौर करने वाली है। भाषा एकदम तथ्यात्मक है, साइंटिफिक। पारा गिर गया, उपकरण सहमत हैं, इसमें कोई इमोशन नहीं है, कोई दुख नहीं, बस एक ठंडा कठोर सच। और ये जो टोन है ना, ये जानबूझकर ऐसा रखा गया है। ये दिखाता है कि किसी एक इंसान की मौत से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। येट्स की मौत हो गई है, लेकिन दुनिया अपनी रफ्तार से चलती रहती है। नदियां बह रही हैं, लोग अपने काम में लगे हैं, सब कुछ वैसा ही है। अब ये लाइन बहुत दिलचस्प है। ऑडेन यहाँ मरते हुए इंसान और उसकी विरासत को कैसे अलग कर देते हैं। शरीर तो खत्म हो रहा है, लेकिन येट्स अब कोई एक इंसान नहीं रहे। वो अपने चाहने वालों, अपने पाठकों की यादों का, उनकी बातों का हिस्सा बन गए हैं। तो पहले हिस्से का सार यही है। ऑडेन एक साफ लकीर खींच रहे हैं। एक तरफ वो इंसान है जो नश्वर है, जिसमें कमियां थी, और दूसरी तरफ है उसकी कला जो अमर है, जो उसके जाने के बाद भी जिंदा रहेगी। तो यहीं से हम कविता के दूसरे हिस्से में आते हैं, जो एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। कलाकार तो चला गया, पर उसकी कला वो कैसे जिंदा रहती है? और ये सवाल इस कविता का, कह सकते हैं, दिल है। अगर दुनिया इतनी बेपरवाह है, तकलीफों से भरी है, जहां किसी की मौत से कुछ नहीं बदलता, तो फिर कविता का क्या काम? वो आखिर कर क्या सकती है? और यहां ऑडेन का वो मशहूर जवाब आता है, जो अपने आप में एक पहेली जैसा है। वो कहते हैं, कविता कुछ नहीं करवाती, वह जीवित रहती है। मतलब कविता से सीधे सीधे कुछ नहीं बदलता, वो कोई क्रांति नहीं लाती। तो फिर कविता का मकसद क्या है? ऑडेन कहते हैं कि वो एक होने का तरीका है, एक मुंह है। इसका मतलब है कि कविता की असली ताकत एक्शन में नहीं है, उसकी ताकत है गवाह बनने में, जो हो रहा है उसे आवाज देने में, और हर तरह के बुरे वक्त के बाद भी जिंदा रहने में। और यही सोच हमें कविता के आखिरी और सबसे अहम हिस्से तक ले आती है, भाग 3, जो एक प्रार्थना जैसा है। यहां कलाकार को एक जिम्मेदारी दी जाती है। यहां आकर कविता का पूरा मिजाज बदल जाता है। अब तक जो खुली खुली बातचीत जैसी कविता चल रही थी, वो अचानक एक सख्त लय और तुकबंदी में ढल जाती है। टोन भी अब सिर्फ देखने वाला नहीं रहता, बल्कि हुक्म देने वाला हो जाता है, जैसे कोई मार्च शुरू हो गया हो। और ये बदलाव क्यों आता है? क्योंकि अब ऑडेन कविता को 1939 की उस भयानक राजनीतिक सच्चाई से जोड़ रहे हैं, जब वो कहते हैं, यूरोप के सारे कुत्ते भौंकते हैं, तो ये सीधे सीधे फांसीवाद के बढ़ने और आने वाले महायुद्ध की तरफ इशारा है। इस भयानक हकीकत के सामने अब सिर्फ देखने का वक्त नहीं है, अब कविता एक तरह का हुक्म बन जाती है। ऑडेन कवि को, या कह सकते हैं हर कलाकार को, एक बहुत जरूरी काम सौंप रहे हैं। तो वो काम क्या है? ऑडेन कहते हैं कि इस निराशा में भी कला का काम है खुशी मनाने के लिए वजह देना, श्राप जैसी हकीकत से भी कुछ खूबसूरत बनाना, सूखे दिलों में उम्मीद का फव्वारा बहाना, और शायद सबसे जरूरी, इस अंधेरे में भी इंसान को अच्छी चीजों की तारीफ करना सिखाना। हम इस विश्लेषण के आखिर में पहुंच गए हैं, लेकिन एक आखिरी बात बाकी है। इस कविता का एक छिपा हुआ इतिहास भी है, जो बहुत दिलचस्प है।
सवाल ये है कि क्या इस कविता का कोई हिस्सा ऐसा भी है जिसे बाद में हटा दिया गया? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। ये उन लाइनों में से है जिन्हें ऑडेन ने बाद में हटा दिया। यहाँ वो कहते हैं कि वक्त किपलिंग जैसे लेखक को उनके विचारों के लिए माफ कर देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अच्छा लिखा था। ये एक बहुत ही पेचीदा बात है कि क्या कला कलाकार की गलतियों को छुपा सकती है। तो ऑडेन ने इन्हें हटाया क्यों? शायद इसलिए क्योंकि वो खुद इस सवाल से जूझ रहे थे। क्या महान कला को उसके बनाने वाले के गलत विचारों से पूरी तरह अलग कर सकते हैं? ये कोई आसान सवाल नहीं है, और ऑडेन का इन लाइनों को हटाना उनके इसी कंफ्यूजन को दिखाता है। तो इस पूरे सफर से हमने क्या सीखा? यही कि कविता अपने बनाने वाले से ज्यादा जीती है। वो दुनिया को सीधे सीधे नहीं बदलती, पर उसकी गवाह जरूर बनती है। सबसे मुश्किल वक्त में भी वो उम्मीद और तारीफ करने की वजह ढूंढ लेती है। और आखिर में कला का असली मतलब क्या है, ये बहस हमेशा चलती रहेगी। और यही हमें आज के एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। 1939 में ऑडेन ने कला का एक मकसद बताया था। आज जब हम अपने समय के संकटों से गुजर रहे हैं, तो कला का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।